कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीडलेब एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 9 द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस। आप सभी ने कभी ना कभी अपने घर में ओआरएस का यूज़ किया होगा डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए। यह हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था कि ओआरएस को घर पे किस तरह से बनाया जाता है। हमने पढ़ा था कि एक गिलास पानी में जब हम बराबर क्वांटिटी में सॉल्ट एंड शुगर को मिक्स करते हैं तब ओआरएस बनता है। लेकिन ये जो ओआरएस होता है इसकी हर सिप का जो टेस्ट होता है वो सेम होता है, ना तो कभी सॉल्टी होता है या स्वीट, ऐसा नहीं होता, सेम ही होता है। ऐसा क्यों होता है? व्हेन यू ऐड शुगर एंड सॉल्ट टू वाटर दे फॉर्म अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। आप जब सॉल्ट एंड शुगर को मिक्स करते हैं पानी में तो ये जो कंपोनेंट्स ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे पानी में, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म्ड होता है। वहीं जब आप चॉक पाउडर या सेंट को पानी में मिक्स करते हैं तो ये पानी में मिक्स नहीं होते, घुलते नहीं, डिजोल्व नहीं होते और अलग से आपको शो होते हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को हम नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं। वाटर, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एक ऐसा यूनिफॉर्म मिक्सचर जिसमें कि यही जब आप जो सॉल्यूट डाल रहे हो ये पूरी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कि पूरा एक जैसा आपको दिखाई दे, इस तरह के यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि सॉल्ट और शुगर हमने डाला वाटर में, यहाँ पर जो सॉलिड कंपोनेंट है इसको हम सॉल्यूट कहते हैं और लिक्विड कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहते हैं। द सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। वेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड, अगर आप दो लिक्विड को मिक्स करके एक सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो चीज़ कम डली हुई है, जिसकी जो अमाउंट है वो लेस है, उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे और जो ज़्यादा अमाउंट में डला हुआ है उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। एयर इज अ गैसियस सॉल्यूशन, इसी तरह एयर भी एक गैसियस सॉल्यूशन है। यहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में होता है, लार्जेस्ट अमाउंट होता है, इसलिए हम इसे सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। बल्कि जो बाकी गैसेस हैं जस्ट लाइक ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर कंसीडर्ड एज सॉल्यूट्स। बाकी सबको हम सॉल्यूट्स मानेंगे। एवर हर्ड ऑफ, कभी आपने रसगुल्ले खाए होंगे, गुलाब जामुन, उसमें जो चाशनी होती है उसमें शुगर की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है वाटर की अपेक्षा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वाटर को सॉल्वेंट कहेंगे और शुगर को सॉल्यूट ही बोलते हैं। हाउ मच सॉल्यूट कैन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व। हम एक ग्लास लेंगे और उसमें हम साफ पानी लेंगे और अभी हम यहाँ पर एक टेबल बना रहा है हमने, और उसमें हम एक एक करके सारी कुछ चम्मचें हम उसमें पानी नमक मिलाते जाएंगे। You might have observed that initially the salt completely dissolve in the water. आप देखेंगे इनिशियली जो आप इसमें नमक डाल रहे हैं वो पूरी तरह से वाटर पे डिजॉल्व होते जा रहा है, मगर एक स्टेज ऐसी आएगी when the added salt does not dissolve completely and अनडिजॉल्व सॉल्ट सेटल एट द बॉटम। जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा और बॉटम में सेटल डाउन होते जाएगा। यहाँ पर ये वाटर आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब उसकी जो डिजॉल्व करने की जो वो थी कैपेसिटी थी वो अब अपनी लिमिट रीच हो चुकी है। इस तरह का सॉल्यूशन जहाँ पर कि सॉल्यूट जो है वो और ज़्यादा डिजॉल्व होता जाए उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एंड व्हेन द सॉल्यूट स्टॉप डिजॉल्विंग एंड बिगिन टू सेटल एट द बॉटम, और जब सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व होना बंद हो जाए और बॉटम में सेटल डाउन होने लगे, इस तरह के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म्स एज इट्स कंसंट्रेशन। सॉल्यूट का कितना अमाउंट उस फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में मिक्स है उसके हम उसका कंसंट्रेशन कहते हैं। ये उसके अमाउंट के सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि उसका कंसंट्रेशन कैसा है। मान लीजिए आपने लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला हुआ है तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे, और जहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है इस तरह के सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। We can say that the maximum amount of solute that dissolved in a fixed quantity of the solvent is called its solubility. हम यहाँ कह सकते हैं कि सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो कि उस फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट? क्या टेम्परेचर अफेक्ट करता है सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पर? लेट अस एक्सपेरिमेंट। हमें यहाँ पे हमने एक ग्लास बीकर लिया हुआ है, उसमें हमने 50 ml वाटर लिया है और उसको हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर से हमने उसका टेम्परेचर नोट किया है, इट्स 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम उसमें एड अ स्पून ऑफ बेकिंग सोडा, हम उसमें बेकिंग सोडा मिक्स करेंगे जिसका साइंटिफिक नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पर हम इसे डिजॉल्व करते जाएंगे, ये कंटिन्यू हम ये प्रोसेस करते जाएंगे जब तक कि बेकिंग सोडा जो है वो डिजॉल्व होना बंद ना हो जाए। एक स्टेज आएगी जब सोडा जो है वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा और बॉटम पर उसके जाके सेटल डाउन होने लगेगा। अब हम जो कंटेंट्स है उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और 50 डिग्री सेल्सियस तक लाएंगे। अब जो अनडिजॉल्व बेकिंग सोडा था वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब आप ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू करेंगे जब तक कि बेकिंग सोडा जो है वो अनडिजॉल्व ना होने लगे। अब
जो बेकिंग सोडा है वो अब डिजोल्व नहीं हो रहा है। अब हम फिर से कंटेंट का हीट जो है वो बढ़ाएंगे और उसे 70 डिग्री सेल्सियस तक लाएंगे। अब आप देखेंगे कि फिर से जो बेकिंग सोडा था वो डिजोल्व होने लगा है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो वाटर है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा बेकिंग सोडा को डिजोल्व कर रहा है, यहाँ की 50 डिग्री सेल्सियस में कम हो रहा है, और 50 से भी ज़्यादा कम हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस में। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। We can also show that saturated solution at a particular temperature behaves as unsaturated solution if the temperature is increased. एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो सैचुरेटेड है, लेकिन जैसे ही आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगेगा। Water is primarily used as a solvent for the preparation of medicinal formulation in Ayurveda, Siddha and other traditional system of medicine in India. वाटर को हम एक प्राइमरी सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते आए हैं मेडिसिनल फॉर्मुलेशन के लिए। साथ में इंडियन में और भी इंडियन सिस्टम के जो मेडिसिन है उसमें घी, मिल्क और अदर सब्सटेंस को भी सॉल्वेंट की तरह ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ किया गया है। बी अ साइंटिस्ट। आसिमा चटर्जी जो थी, इन्होंने साइंस के लिए बहुत सारा वर्क किया, डॉक्टरेट किया हुआ इन्होंने साइंस में। एंड ये सेकेंड इंडियन वुमेन थी जानकी अम्माल के बाद में जिन्होंने शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, इन्होंने फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने रिसीव किया केमिकल साइंस में, और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। मैनी गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। कई गैसेस जो हैं वो लिक्विड सॉल्वेंट यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर में डिजॉल्व होती है ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट, लेकिन बहुत ही कम होती है, ये स्मॉल एक्सटेंट में ही डिजॉल्व होती है, इवन थ्रो प्रेजेंट इन मिनिट क्वांटिटीज। इफ it is this dissolved oxygen that sustains all aquatic life including plant, fishes and other organism। ये जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है इसी के कारण जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वहाँ पर उस ऑक्सीजन को वो इनहेल करते हैं और उनकी जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस है वो चलती रहती है। इट इज़ अ यूनिफॉर्म मिक्सचर बिकॉज द गैसेज डिजॉल्व इवनली इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। ये भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है क्योंकि यहाँ पर जो गैस है वो वाटर में इवनली डिजॉल्व हुई है। अब यहाँ पे पता नहीं लगा सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज जनरली डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो बढ़ जाती है, मगर गैसेस में ये जस्ट अपोजिट होता है। जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मोर ऑक्सीजन कैन डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व हो सकती है कंपैरिजन टू हॉट वाटर। वाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन अ वाटर। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं और अदर्स जो होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। जैसे कि आप अगर ऑयल डालेंगे वाटर पे तो ऑयल जो है वो फ्लोट करेगा, है ना। आप अगर कभी चावल धो रहे होते हैं तो जिसके हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं और राइस जो है वो वाटर में जाकर सेटल डाउन हो जाता है। यहाँ पर हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है कि जो चीज़ हैवी है वो पानी में डूब जाती है और जो चीज़ हल्की है वो पानी में फ्लोट करती है। सपोज हमने एक वुडन स्टिक और एक आयरन रॉड लिया हुआ है सेम साइज़ का, लेकिन अब जब हम इसे पानी में डालेंगे तब आयरन रॉड जो है वो ज़्यादा हैवी है और वो पानी में सिंक कर जाएगी। आयरन इज़ हैवियर देन वुड। आयरन जो है वो वुड से ज़्यादा हैवी है। यहाँ पर हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी को रिफ़र कर रहे हैं जिसे हम डेंसिटी बोलते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट की हैवीनेस को डिस्क्राइब करता है। व्हाट इज़ डेंसिटी। आप इमेजिन कीजिए एक क्राउडेड बस है, यानी एक बस है और उसमें बहुत सारे लोग हैं, इतने लोग हैं कि वो एक दूसरे से इतना पैक है कि एक पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो इस तरह के बस को हम कहेंगे कि हाईली डेंस्ड है। वहीं पर आप एक वही सेम बस लीजिए लेकिन उसमें कुछ ही लोग हैं जो कि बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, इस एरिया को आप क्या कहेंगे कि लो डेंस्ड बस है, यहाँ पर डेंसिटी जो है वो कम है। सेम अगर फॉरेस्ट में ट्रीज बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के पास ग्रो हुए हैं, क्लोजली हैं, तो ये डेंस फॉरेस्ट हुआ, और अगर पेड़ जो है वो बहुत दूर दूर हैं तो ये एक लेस डेंस्ड हुआ। हाउ डू साइंटिस्ट डिफाइन डेंसिटी। साइंटिस्ट किस तरह से डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। आपको पता है कि जो मैटर होते हैं, हम कोई भी चीज़ मैटर हम उसे कहते हैं जिसमें एक मास हो और जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो। सो डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ मास प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि उस सब्सटेंस की एक यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है।
The density of a substance may be expressed mathematically. Density equals to mass upon volume. The density of a substance is independent of its shape or size. जो density है substance की वो shape और size से independent है, उसका temperature या pressure से भी वो independent है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. प्रेशर प्राइमरली अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ गैस. जो प्रेशर है वो गैस की डेंसिटी पर इफेक्ट डाल सकता है, बट सॉलिड एंड लिक्विड में ये निग्लेजिबल है. द यूनिट इन विच डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड. आप डेंसिटी की यूनिट क्या जिसपे आप इसको एक्सप्रेस करेंगे, ये जो आपका सब्सटेंस का मास या वॉल्यूम आप किस यूनिट पे ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. द ऐसा यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर किलोग्राम एंड क्यूबिक मीटर रिस्पेक्टिवली. द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी भी वही हो जाती है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, इसका एब्रिविएशन आप दे सकते हो kg/m3. इन केस ऑफ लिक्विड अदर यूनिट्स ऑफ डेंसिटी आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कन्वीनियंस. अब अगर आप एक लिक्विड की डेंसिटी आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ग्राम पर मिलीलीटर ले सकते हैं, या फिर आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं जो आप जिस तरह की आपको यूनिट डिज़ायर है. द मास ऑफ 1 ml ऑफ वाटर इज क्लोज टू 1 ग्राम एट रूम टेम्परेचर. जो वाटर का जो मास होता है 1 ml वाटर का, उसको आप रूम टेम्परेचर पे ये क्लोज हो जाता है 1 ग्राम. फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ वाटर वी जनरली कंसिडर द वॉल्यूम इन ml एंड इट्स मास इन ग्राम. हम अगर वाटर का जो मास लेते हैं इसको अगर हम मेज़र करते हैं तो हम इसके वॉल्यूम को ml में लेते हैं और मास को हम ग्राम में लेते हैं. सो 10 ml ऑफ वाटर वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम. सिमिलरली 100 ml ऑफ वाटर वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम. सपोज द मास ऑफ एन एल्यूमिनियम ब्लॉक इज 27 ग्राम. अगर आप समझिए कि अगर एक एल्यूमिनियम ब्लॉक का जो मास है वो 27 ग्राम है और उसका वॉल्यूम जो है वो 10 क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर है, इसकी डेंसिटी हो जाती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. From this it can be said that aluminium is 2.7 times denser than water. यहाँ पर हम कह सकते हैं क्योंकि वाटर की एक ही है तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो एल्यूमिनियम है वो 2.7 टाइम्स डेंसर है वाटर के अपेक्षा. ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आप इस तरह से निकाल सकते हो. आप सब्सटेंस का जो डेंसिटी है उसको आप डिवाइड कर सकते हो वाटर की डेंसिटी से. Determination of density, how to measure mass. You learned the term mass in curiosity in grade 6 में. The mass is the quantity of matter present in any object. किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी कितनी है ये उसका मास कहलाता है. The instrument used to measure the mass of an object is known as balance. हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर मेज़र करना है तो हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट का वो होता है बैलेंस. आपने कई शॉपकीपर के पास देखा होगा एक डिजिटल वेइंग बैलेंस होता है. ये देखिए लेटेस्ट मीज़र यहाँ आपको दिख रहा है ड्राइंग में डिजिटल वेइंग बैलेंस. यहाँ पर आप कोई भी चीज़ आपको जो भी मेज़र करनी है जिस मास को आप उसके ऊपर रखें आपको रीडिंग आ जाएगी. पहले इसे आप किस तरह से मेज़र करेंगे, आप डिजिटल वेइंग जो बैलेंस है उसको स्विच ऑन करेंगे और इसकी जो इनिशियल रीडिंग है पहले आप उसको 0 करेंगे. इफ़ नॉट दैन वी मस्ट ब्रिंग इट टू 0. अगर वो 0 पे है तो ठीक है, नहीं तो आप उसे 0 पर सेट करेंगे, उसे ड्राई करेंगे, क्लीन करेंगे. अब आप उस जो भी आपको ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे यहाँ पे इसने वॉच ग्लास का मेजरमेंट लिया हुआ है इसका मास का, तो हमने उसे रखा बहुत ही आराम से और फिर अब हम उसकी रीडिंग को नोट करेंगे. नाउ केयरफुली प्लेस अ सॉलिड सच एज स्टोन ऑन द वॉच ग्लास. अब आप उस वॉच ग्लास पर आपको स्टोन आप रख लीजिए. अब आपको ये पता है कि पहले आपने वॉच ग्लास का रीडिंग नोट किया, अब वॉच ग्लास का जो रीडिंग है वो अब जो रीडिंग आ रही है उसमें से उसको माइनस कर दीजिए, आपको स्टोन का जो रीडिंग है वो मिल जाएगी कि उसका मास कितना है. As mentioned in chapter 5, the word mass and weight are often used interchangeably in everyday language. हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में कि जो मास और जो वेट है ये दोनों चीज़ को हम अपनी एवरीडे लैंग्वेज में हमेशा इंटरचेंज करते रहते हैं, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग. मगर साइंस में इनकी डिफरेंट मीनिंग है विच कैन समटाइम कॉज कन्फ्यूज़न, जहाँ के इसलिए हमको कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है. जैसे आप कभी कुछ सामान खरीदने जा रहे होते हैं मार्केट से तो आप उसे वेट बोलते हैं कि हमको कितना सामान चाहिए, हमको 1 kg चाहिए या 100 ग्राम चाहिए है, तो वो आप उसका क्या कहलाते हैं, ये आप उसका वेट समझते हैं, बट एक्चुअली में ये उसका क्या होता है, ये मास होता है. वेट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टूवर्ड्स इटसेल्फ. वेट क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का, जिसमें अर्थ जो है उसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ये उसका वेट कहलाता है. इसे हम न्यूटन में मेजर करते हैं, जबकि मास को हम ग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं. मोस्ट बैलेंसेज एक्सेप्ट 2 पेन बैलेंस लाइक इन एक्चुअली मेजर वेट, but their scales are marked in mass units, so they show value in grams or kilograms.
ये जो इस तरह के जो बैलेंस होते हैं, यहाँ पर आप वेट मेजर कर रहे थे, पर इनके जो स्केल्स होते हैं उसमें मास की यूनिट्स चली होती हैं, ग्राम या किलोग्राम। हाउ टू मेजर वॉल्यूम। एक टेट्रा पैक अगर उसमें लिखा हुआ है कि 200 ml वाटर मिल्क है, तो इसका क्या मतलब है। हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। जो एसआई यूनिट होती है वॉल्यूम की वो क्यूबिक मीटर होती है। इसका मतलब है कि एक ऐसा क्यूब जिसका हर साइड जो है वो 1 मीटर है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट इज कन्वेंशनली एक्सप्रेस्ड इन अ डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। अगर कोई स्मॉलर ऑब्जेक्ट है तो आप उसको डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में भी उसके वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन ऑफ द कॉमन जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं लिक्विड के वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए वो मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं। इट इज़ अ नैरो ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल कंटेनर। ये एक नैरो सिलेंड्रिकल कंटेनर होते हैं जिसका एक साइड ओपन होता है और एक साइड क्लोज होता है। यहाँ पर कुछ मार्किंग होती है ट्रांसपेरेंट बॉडी में जहाँ से इंडिकेट हो रहा होता है कि लिक्विड का वॉल्यूम आप किस तरह से मेज़र करें, कितना है। ये डिफरेंट शेप एंड साइज में होते हैं, 5 ml से लेके 250 ml तक। लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। हमने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, इसे आप किस तरह से आप इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो आप मेजर कर सकते हैं वो आप देखेंगे। द सिलेंडर इज मार्क्ड एज 100 ml। अगर उसमें 100 ml जो सबसे टॉप का जो मार्क है, यानी आप उसमें 100 ml तक की लिक्विड को वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। हाउ मच इज द वॉल्यूम डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन दी 2 बिगर मार्क। 2 बिगर मार्क के बीच में कितना वॉल्यूम डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल 10 ml एंड 20 ml के बीच में 10 पार्ट्स उसके बने हुए हैं। हाउ मैनी स्मॉलर डिवीजन आर देयर बिटवीन दी 2 बिगर मार्क्स। उसके बीच में कितने स्मॉलर डिवीजन किए हुए हैं। द स्मॉलर वॉल्यूम दैट द मेजरिंग सिलेंडर कैन रीड इज। अब जो दो स्मॉलर डिवीजन के बीच का जितना आपको शो हो रहा है उतना आप स्मॉलेस्ट अमाउंट उसमें मेजर कर सकते हैं। द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दीज मार्क्स इज 10 और वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 10/10 इक्वल्स टू 1 ml। यानी आप स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इस मेजरिंग स्टैंडर्ड से रीड कर सकते हैं वो 1 ml है। लेट अस मेजर 50 ml ऑफ वाटर। अब हम इसमें मेजर करके देखते हैं 50 ml ऑफ वाटर। पहले हम जो मेजरिंग सिलेंडर है उसको हम ड्राई करेंगे और क्लीन करेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे अब उसमें पानी डालिए। इफ रिक्वायर्ड एडजस्ट द लेवल ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर बाय एडिंग और रिमूविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर यूजिंग अ ड्रॉपर। आप इसको ड्रॉपर के थ्रू भी आप उसको अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपको कम पड़ रहा है या आपको हटाना है तो आप ड्रॉपर के थ्रू आप इसको हेल्प से आप हटा सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो वाटर होगा वो अंदर ही अंदर एक कर्व्ड सरफेस की तरह एक मार्क बनाएगा। दिस कर्व्ड सरफेस कॉल्ड द मेंसिकस। इसको आप मेंसिकस कह सकते हैं। अब आप इसको नोट करेंगे तो जब आप इसकी रीडिंग जो आप नोट करेंगे इसको आपको सीधे देखना है, ना तो ऊपर से और ना ही नीचे से। ठीक है, अब इस तरह से आप इसका कोई भी लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो मेजर कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट विथ रेगुलर शेप। अब आपको किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर मेजर करना है, कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट विथ अ क्यूबाइड शेप सच एज नोटबुक, शू बॉक्स और अ डाय। आप इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट को स्केल के थ्रू आप मेजर करिए और इसको आप इस फॉर्मूले पे रखिए। वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस तरह से आप उसका वॉल्यूम जो है वो आइडेंटिफाई निकाल सकते हैं। डिटरमाइनिंग वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विथ इररेगुलर शेप। अगर आपका कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका इररेगुलर शेप है उसका आप वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है ड्राइंग में, हमने जैसे स्टोन लिया है, ठीक है, हम उसे मीजरिंग लेवल में हमने पानी रखा, 50 ml हमने वाटर रखा और उसका इनिशियली वॉल्यूम हमने नोट कर लिया है। अब हमने उस स्टोन को एक थ्रेड के थ्रू हमने उसे बांधा है और हमने उसे पानी में डाला है। अब उसका जो वाटर है उसका जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा और कितने लेवल तक वो बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए 55 ml तक वो आया है, तो जो हमने पहले इनिशियल वॉल्यूम जो हमने लिया हुआ था उस फाइनल वॉल्यूम जो अब लिया है, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमको उस स्टोन का जो वॉल्यूम है वो निकल जाएगा। वी हैव ऑलरेडी लर्न टू मेजर द मास एंड वॉल्यूम। अब हम मास और वॉल्यूम को किस तरह से मेजर करते हैं हमने पढ़ लिया है। तो इस तरह से आप उसकी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसका फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमने स्टोन का मास भी निकाला था थोड़ी देर पहले और वॉल्यूम हमने निकाला, तो इस तरह से आप उसकी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। लेट अस डिग डीपर। अब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं। लेयर्स ऑफ अर्थ। आपने अर्थ की ड्राइंग देखी होगी, इसका जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है
उसे हम उसका क्रस्ट कहते हैं। फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर, ईच विथ इट्स पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेंसिटी। यहाँ पर जितने भी पार्ट हम देख रहे हैं अर्थ के, सबकी डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। द आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड द क्रस्ट इज द लाइटेस्ट एंड द डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर इंक्रीज एज वी हैव टूवर्ड्स द सेंटर। जो आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, वो सबसे लाइट होता है, यानी उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। लेकिन जैसे ही हम अर्थ में अंदर तरफ आते हैं टूवर्ड्स द सेंटर में, इसकी डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। In ancient time, before large ships were invented, people used bamboo and wooden logs to travel across river and seas. Bamboo was used because it is light. Bamboo का इसलिए यूज़ किया जाता था कोई भी बोट बनाने में, क्योंकि लाइट होती थी, हॉलो होती थी एंड फ्लोट ईजिली ऑन वाटर, और ये वाटर पे ईजिली फ्लोट करती थी. People tied bamboo poles together to make raft and small boats for fishing, trading and crossing water bodies. Wooden logs, especially from strong trees, were either hollowed out to make boats or used as raft. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी. डेंसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? जनरली द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज विथ हीटिंग एंड इंक्रीज विथ कूलिंग. कोई भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो हीट करने से डिक्रीज होती है और कूल करने पर इंक्रीज होती है. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्न्ड इन चैप्टर पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर. As temperature increase, the particles of substance, whether solid, liquid or gas, tend to move away and spread. हमने पढ़ा था कि जब सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी को भी अगर आप टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टेंड होने लगते हैं और एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और फैल जाते हैं. अब अगर ये दूर हो जाएंगे एक दूसरे से तो इनकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी. तो दिस रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम बट देयर इज नो चेंज इन द मास. Since the density equals to mass upon volume, upon heating the volume increase and the density decrease. अब यहाँ पर जो हीट करने से कोई भी सब्सटेंस को उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो फैल गए तो उन्होंने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया और उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा. दिस इज एक्सप्लेन बाय हॉट एयर मूव्स अप एट इट इज़ लेस डेंस देन द कूल एयर अराउंड इट. इससे आपको समझ में आएगा कि हॉट एयर बैलून्स जो होते हैं वो लेस डेंस क्यों होते हैं कूल एयर से, और हॉट एयर इसकी जो बैलून्स है वो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है और वो इसी तरह उड़ जाते हैं. इफेक्ट ऑफ प्रेशर और डेंसिटी. डेंसिटी का प्रेशर का डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? फॉर गैसेज इंक्रीज प्रेशर कॉज द पार्टिकल्स ऑफ मूव क्लोजर टुगेदर. अगर आप गैस की बात करें तो जब आप इसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो इसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा पास हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज. अब इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम है गैस का वो डिक्रीज हो जाता है और उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. बट लिक्विड और सॉलिड में ये जो इफेक्ट है वो इनकम्पेरेसिबल होते हैं ये चीज़ें, तो ये बहुत ही निग्लेजिबल होती है. यहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. एवर हर्ड ऑफ वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर. आपने पढ़ा होगा कि जो आइस है वो वाटर पे किस तरह से फ्लोट कर रही होती है, क्यों करती है. वाटर हैज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इट्स डेंसिटी इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस. वाटर में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे. इट मीन्स कि वाटर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा हैवी है. एज द टेम्परेचर ड्रॉप, जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है, ये चेंज होने लगता है आइस में. एंड द पार्टिकल्स अरेंज देयरसेल्फ इन अ वे दैट कीप्स अस मोर स्पेस. और ये इस तरह से इसके जो पार्टिकल्स है वो अरेंज होते हैं कि वो ज़्यादा स्पेस दे पाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंशन. इस प्रोसेस को हम एक्सपेंशन कहते हैं. बिकॉज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर नाउ ऑक्यूपाई अ लार्जर वॉल्यूम इस डेंसिटी डिक्रीज. अब यहाँ पर जो स्मॉल अमाउंट का ही वाटर है उसने ज़्यादा ही स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. इसलिए आइस जो है वो वाटर से लाइटर होता है, वो उसकी सरफेस पे ईजिली फ्लोट करता है. This is important for animal living in lakes and ocean because ice float it forms a layer on top. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जो एनिमल्स लेक में या ओसीन में रहते हैं, क्योंकि जब आइस जो है वो फ्लोट करता है तो ये टॉप पर एक लेयर क्रिएट कर लेता है जिससे कि जो अंदर का पानी है वो गर्म होता है. अंडर द वाटर अंडरनीथ वार्म एंड इनफ फॉर फिश एंड अदर क्रिएचर्स टू सर्वाइव इवन इन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर. जिससे एक टॉप लेयर जो आइस क्रिएट कर देता है तो अंदर का पानी गर्म होने से जो फिश हैं, जो अदर क्रिएचर्स हैं, वो ज़्यादा ठंडा भी सीजन है फिर भी वो अपने आप सर्वाइव कर पाते हैं.
Think like a scientist. Take a glass tumbler and fill it with a tap water. Carefully place a raw whole egg into the water and observe what happened. You will notice that the egg sink to the water. आपने एक अगर कांच की ग्लास ली, उसमें पानी लिया, उसमें हमने धीरे से एक एग डाला है, आप देखेंगे कि जो एग है वो जाके वाटर में सेटल डाउन हो गया है. इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी एंड हाउ इट एक्सप्लेन्स पार्शली वाई सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट वाइल अदर सिंक. यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो हल्की चीज़ें होती हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है वो क्या होती हैं, पानी में क्या करेंगी, वो फ्लोट करेंगी, और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो पानी में क्या करेंगे, वो सिंक हो जाएंगे पानी में. ठीक है, आपका लेसन ये कंप्लीट हो गया है. थैंक यू बच्चों. और आपको जो भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू.